अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको मिलेंगी बहुत ही अछूते नॉवेल्स, बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ और रोमांटिक नॉवेल्स। सो हमारे साथ रहिए। और इससे पहले कि हम अपनी कहानी का आगाज़ करें, इस चैनल को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले हर न्यू नोटिफिकेशन की खबर सबसे पहले आपको मिले। एतबार उसकी किस्त नंबर है 28। सॉरी शी इज़ नो मोर। उनका यहीं लाने से पहले ही वो दम चोट चुकी थी। हारिस के कान सुन हो गए थे और पुलिस आती होगी। आप बयान देने से पहले बॉडी को नहीं ले जा सकते। मतलब पुलिस क्यों? देखें, आपकी भाभी छत से गिरी हैं, ये आपका कहना है, पर यह भी तो हो सकता है कि वो गिरी ना हो, इन्हें गिराया गया हो। ये पुलिस केस है, डॉक्टर बोलकर निकलने लगा जब हारिस सरत से डॉक्टर के सामने आया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने कब कहा कि मेरी भाभी छत से गिरी हैं? डॉक्टर को समझाता या वो कुछ समझता, रूम से नर्स निकली। आपके पेशेंट खतरे से बाहर हैं, इन्हें आपके आने से 10 मिनट पहले ही वार्ड में शिफ्ट किया है, अभी होश नहीं आया है उन्हें। डॉक्टर वहाँ से अपने ऑफिस में चला गया जबकि हारिस को लगा जब से सीने में अटकी सांस बहाल हुई हो। आप डॉक्टर खुरम से मिल लें। उसने कॉरिडोर के लास्ट वाले रूम की तरफ इशारा किया। शायद वही डॉक्टर खुरम का ऑफिस था। वो नर्स के बताए रूम में दस्तक देकर दाखिल हुआ और आपके पेशेंट का नाम मरियम उसामा है। उसकी कुर्सी पर बैठते ही डॉक्टर खुरम ने संजीदगी से पूछा, जी क्या बता सकते हैं उनको किस चीज़ का सदमा लगा है? कल उनके शौहर उसामा शहीद हो गए हैं और आज तदफीन थी। इसकी बात सुनते डॉक्टर खुरम ने मुंह में कुछ पढ़ा, फिर दोबारा मुखातिब हुए। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उनका। अच्छा हुआ बेहोश हो गए, वरना जिस कैफियत में आप उन्हें लाए थे उनकी दिमाग की शरियानें फट सकती थी। मैंने उन्हें सुकून का इंजेक्शन दिया है। जितनी देर उनका जहन नहीं सोचेगा उनके लिए बेहतर है। होश आने के बाद कोशिश करिएगा कि उनको जितना ज़्यादा रिलैक्स रखें। गालिबन जब इंसान इतना बड़ा सदमा मिलने पर रोता नहीं तब उसकी ऐसी ही हालत हो जाती है। जी, वो बस इतना ही बोल सका। ये मेडिसिन हैं और ये इंजेक्शन्स हैं जो 3 दिन और 3 रोज़ तक आपने इनको लगवाने हैं। थैंक यू डॉक्टर। डिस्चार्ज कब तक हो जाएंगी वो? मेरे मुताबिक 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखें, वरना अगर घर में उनका बेहतर तरीके से ख्याल रखा जा सकता है तो होश में आने के बाद आप घर लेकर जा सकते हैं। उनकी बात समझते वो एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करके बाहर निकल गया। बाहर निकलते उसने फातिमा और मरियम को रूम नंबर 55 में जाते देखा, यानी मरियम वहीं थी। हारिस मेडिसिन का पर्चा लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। क्या मसला है यार? कल से फ़ोन कर रहा हूँ, कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। अरहम ने गुस्से से टेबल को ठोकर मारी। अरे यार, नहीं उठा रही तो छोड़ो ना, पता चल गया होगा उसे सच। हमाद कंधे उचकाता आराम से बोला। कैसे पता चलेगा यार? कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। इस बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है और सारा को पता है। मैंने बताया नहीं, सारा बता नहीं सकती। कहीं तुमने तो नहीं बताया इसे? अरहम ने इसे मशकूक नज़रों से देखा। दफ़ा हो बेहुदा इंसान, लानत दोस्त, शक कर रहे हो यार? हमाद ने सोफे से कुशन उठाते गुस्से से अरहम को फेंका। अच्छा ना फैलो मत। अरहम भी इसके बराबर सोफे पर गिर गया। एक बार फिर सुंदस को फ़ोन मिलाया पर वही बेल जाती रही, किसी ने रिसीव नहीं किया। अरहम छोड़ो ना यार, बाद में क्लियर कर लेना। वैसे मुझे बात कुछ और लग रही है। हमाद सीधा होता बैठा। हाँ, बात कुछ और ही है। मैं फातिमा की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। मेरा दिल घबरा रहा है उसकी तरफ से। अरहम की फिक्रमंदी पर हमाद ने संजीदगी से इसे देखने लगा। वो कैसी भी हो अरहम, तुम उसका पीछा छोड़ दो, भूल जाओ उसे। वो तकलीफ़ में हो या खुशी में, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। हमाद इसे संजीदगी से समझा रहा था। पता नहीं उसकी बातें उसे समझ में आ भी रही थी या नहीं। मैं इससे दूर हो रहा हूँ हमाद, पर मैं इससे अपना ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर पा रहा और ना ही कर पाऊँगा। मैं इसकी खुशी में ताल्लुक़ एक बार फिर तोड़ लूँगा, पर इसकी तकलीफ़ में नहीं तोड़ सकता। और पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो ठीक नहीं है। अरहम, यह हक़ उसके शौहर का है। खुशी हो या गम वो इसके साथ होगा। इसे भी सिर्फ अपने शौहर के सहारे की ज़रूरत होगी, ना कि किसी गैर की। हमाद की गैर बोलने पर अरहम ने इसे तड़प कर देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो सही था। सच कड़वा था पर था तो सच ही। वो हमाद को कुछ भी कहे बगैर कमरे से निकल गया। हमाद ने ठंडी सांस ली और वो जानता था कि यह आसान नहीं है। उसामा, वो चिल्लाते हुए उठी थी। इस वक्त अस्पताल के रूम में थी और हारिस बाहर था। आरिफ साहब भी हॉस्पिटल आ चुके थे। मरियम के बेड के साथ एक कुर्सी पर मरियम की अम्मी बैठी थी और एक कोने पर दीवार से टेक लगाए फातिमा खड़ी थी। आंखें मुस्तकिल रोने की वजह से इतनी सूज चुकी थीं कि खोलना मुश्किल हो रही थीं और साथ ही जलन भी बेहिसाब थी। वो ऐसी साकत खड़ी थी जब अचानक से मरियम चिल्लाते हुए उठी थी। फातिमा फ़ौरन सीधी हुई थी। मरियम की अम्मी खड़ी होकर उसके पास आई थीं। आरिफ साहब और हारिस भी उसकी आवाज़ सुनते रूम में आ गए। अम्मी, उसामा से बात करनी है मुझे।
वो होश में आते ही बैठी थी। अचानक सर चकराया था, दिमाग में ठेस उठी थी जिसे वो नज़रअंदाज कर गई। मुझे उसामा से बात करनी है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि उसामा मुझे। इस बार वो बाआवाज़ बुलंद बोल रही थी, अलबत्ता अब आंखें आंसू गिराने लगी थी, जिसे सकता टूटा हो और वो अपनी आंखें देखती हो और हकीकत को ख्वाब तस्वर कर रही हो। मरियम की अम्मी को हारिस की बताई डॉक्टर की हदायत याद थी। मरियम मेरी बच्ची, उसामा से अब कभी बात नहीं हो सकती। वो चला गया है हमेशा के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस मेरी उसामा से बात करवाएं। वो चीखी थी, जिंदगी में पहली बार अपने बड़ों की आंखें। आरिफ साहब की भीगी आंखें एक बार फिर बरसना शुरू हो गई थी। मरियम, अम्मी खुदारा मेरी एक बार उसामा से बात करवा दे, मेरा दिल बंद हो जाएगा, मुझसे सांस नहीं ली जा रही, प्लीज़। अब कि वो उनके सामने हाथ जोड़कर बेबसी से बोलते रो रही थी। फातिमा मुंह पर हाथ रखे सिसकियां रोक रही थी। आरिफ साहब से बर्दाश्त न हुआ तो वो रोते हुए बाहर निकल गए। हारिस भी उनके पीछे निकल गया। मरियम की अम्मी आगे बढ़ी और मरियम को गले लगाना चाहा, जब मरियम ने उन्हें पीछे कर दिया। मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है अम्मी, मुझे सिर्फ उसामा की ज़रूरत है, खुदा के लिए मेरी बात करवा दें। नहीं करवा सकती मरियम, वो शहीद हो गया है, वो नहीं रहा हमारे बीच, वो अपने आखिरी सफ़र पर चल पड़ा है। बस कर दें अम्मी, कहीं नहीं गया उसामा। अब वो कहते चले जाए और मुझे साथ लेकर ना जाए, कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा था उनकी मंजिल मैं हूँ, उनका हर सफ़र हर रास्ता मुझ तक आता है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मरियम की अम्मी नफ़ी में सर हिलाते रो रही थी और फातिमा की तो खुद की हालत ऐसी थी कि वो क्या मरियम को हौसला देती। ठीक है, आप मत करवाएं। फातिमा, तुम फ़ोन मिलाओ उसामा को, मुझे अभी उनसे बात करनी है, अभी मिलाओ। भाई, हम सब कुछ छोड़कर चले गए हैं। फातिमा कहते कहते फूट कर रो रही थी। आप लोग पागल हो गए हैं, मेरे उसामा मुझे छोड़कर ही नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। उन्होंने जाने से पहले खुद कहा था कि वो हर लम्हा मेरे साथ हैं। नहीं बात करवानी आप लोगों को, मत करवाएं, मैं खुद जाकर कर लूँगी। अपने हाथ में लगी ड्रिप की सख्त सुई उसने खींची और अपने हवास में नहीं लग रही थी। हाथ से ड्रिप खींचकर निकालने से खून की लकीर निकली और मरियम, अम्मी और फातिमा फ़ौरन करीब हुए थे। छोड़ें मुझे, आप लोग पागल हो गए हैं, मुझे उसामा के पास जाना है बस। और जब उनको पता चलेगा ना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, तो देखेगा कैसे सब छोड़कर आ जाएंगे। वो रोते हुए मुस्कुराई थी। भाभी, भाई अब किसी के बुलाने पर। फातिमा, अगर तुमने अब फजूल बोलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगी। वो हाथ का इशारा करते गुस्से से बोली थी। हाँ मारो, किस किस को मारोगी? मुझे, फातिमा को, सारी दुनिया को? जिसको भी मार लो, मरियम पर हकीकत नहीं बदलेगी। उसामा जा चुका है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा, किसी की भी तकलीफ में वापस नहीं आएगा। मरियम की अम्मी ने इसे झंझोड़ा था। मरियम इन्हें देखकर नफ़ी में सर हिला रही थी, इसका वजूद साकित हुआ था। तुमने जो देखा वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। कबूल कर लो इस हकीकत को मरियम, मेरी बच्ची, वो वापस नहीं आएगा। मरियम की अम्मी ने इसके गालों पर हाथ रखे। मरियम ने उनके हाथों पर अपने गाल हटा दिए। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उन्होंने कहा था, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं जा सकते अम्मी। वो नफ़ी से सर हिलाते अब रोने लगी थी। हकीकत सामने थी, सब आंखों से देखा था, पर दिलो दिमाग कबूल करने के लिए राजी ही नहीं था। किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती और ना ही किसी की रुकी। उसामा को शहीद हुए महीना हो चुका था, सब अपनी रूटीन पर आने लगे थे। मीरा भी आरिफ साहब के हौसले और उसामा की शहादत का रुतबा बता बताकर उन्हें तसल्ली और हौसला देने पर समझ गई थी। फातिमा वापस अपने ससुराल चली गई थी। अब जैसे खुशी से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। घर से जैसे खुशियाँ रूठ चुकी थीं। फिर एक थी जिसकी ज़िंदगी रुकी थी, वक्त ठहर गया था, और वो थी मरियम। ना इस पर कोई हौसला काम आया था, ना कोई तसल्ली। वो एक एक दिन उसामा के वापस आने का इंतज़ार में काटती थी, और अब जब वो कभी ना वापस आने के लिए छोड़ गया था तो वो किस उम्मीद पर ज़िंदगी गुजारती। मैं नहीं खाऊंगी उसामा। खाने की ट्रे उसके सामने रखी थी और साथ ही उसामा की तस्वीर थी। आपने कहा था ना मुझे कि आपकी जान का ख्याल रखना, पर मैं नहीं रखूंगी ख्याल। आपको नाराज़ होना है, हो जाएं। आंसू साफ करते उसने खाने की ट्रे साइड पर रखी और फिर जो आज कुरान पाक मुकम्मल किया था वो उसामा को बख्शा। या अल्लाह, मेरा नाम लेकर इन्हें मेरा तोहफ़ा पहुंचा दें, और ये तो पहुंचाइएगा कि मैं इनसे नाराज़ हूँ और मैंने खाना नहीं खाया। रोते हुए उसामा की तस्वीर उसने खुद में खींच दी। उनको बताइएगा कि उनके बगैर उनकी मरियम कितना रोती है, और ये भी कहिएगा कि मैं अब कभी चुप नहीं होंगी, ये उनकी सज़ा है। रोते हुए वो बच्चों की तरह अल्लाह ताला से बातें कर रही थी और शिकवा कर रही थी। उसामा से दरवाजे पर खड़ी मीरब वापस पलट गई थी। कोई कैसे से तसल्ली देता, वो दूसरों के सामने पत्थर की बन जाती थी। एक आंसू नहीं निकलता था उसकी आंख से, और अकेले में एक लम्हा भी उसकी आंख खुश्क नहीं होती थी।
इन सब में सुफियान भी बहुत मुतासिर हुआ था। बाप का साया तो हमेशा के लिए खो ही चुका था, लेकिन अब माँ भी अपनी तकलीफ में उसको वक्त नहीं दे पाती थी। ज़ायान और मदीहा ने मिलकर शादी के लिए इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं बोल पाया था। ज़ायान अब बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। वो बातों बातों में कुलसूम से मरियम की खैर खबर लेते रहता था। उसामा के जाने का उसे इतना दुख तो था, लेकिन वो मरियम की हालत का भी अंदाज़ा बखूबी लगा सकता था।